सिंगापुर की खूबसूरत लड़कियों में नंबर 1 पर आने वाली हसीन मॉडल, जिसे साल की सबसे खूबसूरत मॉडल का अवार्ड दिया गया, फहमीना चौधरी। अपनी मां के लिए इस्लामाबाद में एक्टिंग एकेडमी बनाने का ख्वाब ही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह कैसे बन गया। और जब वो अपने फैशन शो से वापस अपने फ्लैट पहुंची, उसकी मोबाइल स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, योर फ्लाइट कंफर्म्ड। वो मुस्कुराई, ये गुड न्यूज थी। थोड़ी ही देर में एक और गुड न्यूज भी मिल गई। दरअसल ये दोनों बैड न्यूज थी, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। उस मैसेज में लिखा था, मैडम जमीन आपके नाम कर दी गई है, और दूसरा उसकी खूबसूरती, जिसे उसके कदरदान $1,000,000 में तोल रहे थे। जी हाँ, उसके मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स। अब उसे सिंगापुर से पाकिस्तान वापस आना था। वो जहाज की खिड़की से इस्लामाबाद का रनवे देख रही थी, सोच रही थी कि अब तक ये एक ख्वाब था, अब वो एक नाइटमेयर में तब्दील होने वाला था। फहमीदा उस 3 पीस सूट वाले ड्राइवर का सोच रही थी, जो उसे इस्लामाबाद के इस लग्जरी गेस्ट हाउस तक ले आया था। वो कब अपने बेड से अपने ही खाली प्लॉट और उसकी घनी झाड़ियों के बीच पड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी में जो उसके साथ हुआ, उसकी शिद्दत और दर्द वो अपनी रूह तक महसूस कर रही थी। वो उसी दर्द से मछली की तरह तड़प रही थी। बस अब वो अपने खून में लथपथ जिस्म को किसी जख्मी सांप की तरह जमीन पर घसीट रही थी कि अचानक उसकी आंखें बोझल होते होते बंद हो गईं। क्या वो ऐसे ही तड़पती हुई मर गई थी या बेहोश थी? किसने उसे कारपेट में लिपटा हुआ झाड़ियों में देखा था? कौन उसके लिए फिक्रमंद था? और पुलिस ने मौका वारदात पर क्या कुछ पाया? अगर कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें, क्योंकि इस कहानी में ब्यूटी भी है और बीस्ट भी, लालच भी है और धोखा भी। मौत तो है, मगर मुजरिम का अंजाम क्या हुआ, ये मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फहमीना चौधरी अभी कॉलेज की स्टूडेंट थी। वो अपनी माँ नौशाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। एक दिन घर में खुशी का माहौल था। मुस्कुराती और शर्माती हुई आवाज से फहमीना के मुंह से अल्फाज अदा होते हैं, कबूल है। जी हाँ, सिर्फ 18 साल की उम्र में फहमीना का निकाह सिंगापुर के एक बड़े बिजनेसमैन से हो जाता है। वो 2 खूबसूरत बच्चों की माँ भी बन जाती है, और फहमीना पाकिस्तान को अलविदा करके अपने शौहर के साथ सिंगापुर शिफ्ट होने का फैसला कर लेती है। सिंगापुर में फहमीना को जॉब की नीड नहीं थी, लेकिन उसे घर में खाली बैठना भी पसंद नहीं था। वो एक बैंक में जॉब ज्वाइन कर लेती है। तनख्वाह भी ठीक ठाक, लेकिन अब भी उसके ख्वाबों में रैम की रोशनियां झिलमिलाती रहती हैं, क्योंकि ये फहमीना का बचपन का शौक था, और ये शौक घर के फंक्शंस, शादियों, इवेंट्स और शोज में नजर आता था। रिलेटिव्स फहमीना के स्टाइल एंड लुक्स को देखकर मॉडलिंग का मशवरा देने लगे, और यहीं से शुरू होता है उसका मॉडलिंग करियर। टाइटल मिस इंटरनेशनल, मिस पर्सनैलिटी क्वीन, मिस चैरिटी, सिंगापुर फैशन वीक, एक से बढ़कर एक अवार्ड, नाम, शोहरत, दौलत वो अपने नाम करती गई। लेकिन शायद ये अवार्ड बज़ाहिर उसकी जिंदगी को खूबसूरत तो बना रहे थे, लेकिन अब ये सब उसके दुश्मन बनने वाले थे, क्योंकि कोई था जो इस कामयाबी और फहमीना की दौलत पर बुरी नजर रखे हुए था। 12 अक्टूबर 2013 फहमीना चौधरी की माँ सुबह से बेटी की एक झलक के लिए बेताब थी, क्योंकि ये फहमीना चौधरी की आखिरी कॉल, जिसमें फहमीना ने बताया कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और वो अपनी माँ को एक्टिंग एकेडमी ओपन करने का सरप्राइज देने वाली है। इसके बाद क्या होता है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, कोई राब्ता नहीं होता। आधी रात को माँ की परेशानी और इंतजार बढ़ जाता है। इंतजार और फिक्र की फितरत यही है कि वो गुजरते वक्त के साथ डर और खौफ का रूप धार लेती है। फहमीना के माँ के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज के बाद फहमीना की माँ के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है शायद गलती से किसी का मैसेज उसके पास आ गया हो। वो खुद को दिलासा देने लगती है, लेकिन ये मैसेज किसी और के लिए नहीं था। ये मैसेज फहमीना की माँ को ही किया गया था, एक अननोन नंबर से। उसमें लिखा था कि 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। होशियारी दिखाई तो उसका बेजान जिस्म उठा लेना। ये मैसेज देखकर फहमीना की माँ का सर घूमने लगता है। बेटी का चेहरा नजरों के सामने आ जाता है। फहमीना, उसकी जिंदगी, उसका इकलौता सहारा, जिसकी खुशी उसकी खुशी होती है, जिसका गम उसका गम होता है। किस हाल में होगी, वो लोग उसके साथ क्या कर रहे होंगे, ये सोच सोच कर उसकी सांसें अटक जाती हैं। फहमीना की माँ पहली अवेलेबल फ्लाइट लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाती है, और वहां से सीधा पुलिस स्टेशन।
और वहाँ जाकर दुखी दिल से कहती है मेरी बेटी को बचा लो, वो जालिम कहीं उसे मार ना डालें, 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं उसकी जिंदगी के लिए। पुलिस अफसर को फहमीना की माँ सब कुछ बताती है। एक जानी पहचानी मॉडल का इस तरह किडनैप हो जाना और किडनैपर्स का रैंसम अमाउंट मांगना, ये कोई आम केस नहीं था, बल्कि अब हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। फहमीना की मिसिंग कंप्लेन दर्ज की जाती है। पुलिस की एक टीम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स में भेजी जाती है। वो इन होटल्स में सारे रिकॉर्ड चेक करते हैं, लेकिन रिजल्ट 0। होटल्स के रिकॉर्ड में फहमीना की एंट्री क्यों नहीं होती, इसके पीछे भी एक चाल थी। CDR चेक किया जाता है, फहमीना को आखिरी कॉल जिस शख्स ने की उसका नाम भी सामने आ जाता है, माज वक़ार। पुलिस ऑफिसर ये रिकॉर्ड देखकर हैरान रह जाता है और फिर एक के बाद एक कहानी के सारे पन्ने खुलते चले जाते हैं। इस डेटा में हर दूसरी कॉल माज वक़ार की। पुलिस अफसर फहमीना की माँ से पूछता है कौन है ये माज वक़ार? वो जवाब देती हैं अरे इसको तो मैं जानती हूँ, सिंगापुर में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ये जॉब करता था। सिंगापुर में ही माज की फहमीना से मुलाकात हुई थी। इसके बाद इन दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था और माज वक़ार ही इस्लामाबाद में प्लॉट दिलवाने में उसकी मदद कर रहा था। फहमीना की माँ ये भी बताती है कि उसकी बेटी जब सिंगापुर से इस्लामाबाद आई तो उसके पास कीमती ज्वेलर्स और 1 लाख कैश भी मौजूद था। शायद वो डील साइन करने यहीं पहुंची थी। इस इंटेरोगेशन के बाद पुलिस अब उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की तरफ पहला कदम उठाती है। एक शख्स की गिरफ्तारी, प्राइम सस्पेक्ट माज वक़ार। पुलिस माज वक़ार को ट्रैप करना शुरू कर देती है। इस्लामाबाद जैसे छोटे से शहर में किसी शख्स तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं। पुलिस अगले ही रोज कश्मीर हाईवे पर एक होटल से माज वक़ार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद माज वक़ार को इंटरोगेशन रूम में बिठाया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर जोर जोर से चीख रहा होता है हमें पता है तुमने ही फहमीना को कत्ल किया है, सब कुछ सीधे तरीके से बता दो वरना दूसरा तरीका भी है। माज वक़ार जो अब तक ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और वो आसानी से पुलिस के चुंगल से निकल जाएगा, वो एक्टिंग करने लगता है। सर मेरा यकीन करें मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं फहमीना को खाली प्लॉट दिखाने के लिए लेकर गया था, उसे डील अच्छी नहीं लगी, वो वहां से चली गई, कहाँ गई मुझे नहीं पता। माज अब भी टाल मटोल से काम ले रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस अफसर 6.5 फीट के एक भारी बड़कम कांस्टेबल को आवाज देता है और कहता है इसे रिमांड रूम में ले जाओ और इसकी खातिर तवाज़ो करके वापस ले आओ। और फिर क्या होता है, मार खाने के बाद वो असल कहानी बताने को तैयार हो जाता है। हाँ मैंने ही मारा है फहमीना को, मेरा लाखों का नुकसान हो रहा था, बड़ी मुश्किल से फहमीना को प्लॉट की डील में फंसाया था, मैंने उस पर पैसे लगाकर सिंगापुर से पाकिस्तान बुलाया ताकि वो प्लॉट की डील साइन करे और मेरा भारी कमीशन मुझे मिल जाए, मगर वो तो पलट गई और डील रिजेक्ट कर दी। दूसरी तरफ प्लॉट की असल मालिकान मुझे धमकियां दे रहे थे क्योंकि मैंने उनसे अपना कमीशन एडवांस ले लिया था। यही नहीं, माज वक़ार और भी भयानक इंकशाफात करता रहा। वो पुलिस को स्टेटमेंट देता है फहमीना से सिंगापुर में मुलाकात हुई, उसने कहा कि वो इस्लामाबाद में माँ के लिए एक एक्टिंग एकेडमी बनाना चाहती है, वो अपनी माँ का ये ख्वाब पूरा करना चाहती है। माज उसे ऑफर करता है कि वो इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करता है और वो उसकी मदद कर सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मॉडलिंग के भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, उनमें भी उसे काम दिलवा सकता है। फहमीना सिंगापुर से इस्लामाबाद पहुंचती है। माज उसके लिए होटल की बजाय एक गेस्ट हाउस बुकिंग करवाता है और दूसरे दिन सुबह वो उसे प्लॉट दिखाने ले जाता है। वो इनकार कर देती है। उसी लम्हे माज प्लान करता है कि अब वो चंद लाख रुपए नहीं, पूरे 2 करोड़ रुपए उसकी माँ से वसूल करेगा। वो फहमीना के सामने बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन हकीकत में वो उसकी मौत की तैयारी कर रहा होता है। और फिर वो फहमीना को कहता है कि शाम को तैयार रहना, मॉडलिंग के एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए वो उसकी मुलाकात कुछ लोगों से करवाएगा। फहमीना तैयार हो जाती है। 12 अक्टूबर 2013 इस्लामाबाद का इलाका G6। माज अपने दोस्त आसिफ महमूद के साथ गाड़ी में गेस्ट हाउस पहुंचता है और फहमीना को लेकर वो निकल जाते हैं। माज और आसिफ आगे वाली सीट्स पर होते हैं जबकि फहमीना पिछली सीट पर होती है। गाड़ी वीरान जगह पर पहुंचती है और फिर अचानक एक ब्रेक लगती है। माज दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर फहमीना के पास आ जाता है। फहमीना को कुछ गड़बड़ लगता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि मुझे किसी सुनसान जगह ले जाया जा रहा है और आज उसके साथ बहुत गलत होने वाला है, बहुत गलत। अचानक माज फहमीना के मुंह पर कपड़ा डाल देता है। वो शोर मचाती है,
मुझे छोड़ दो, जाने दो, बदले में जो चाहे ले लो। यहाँ गाड़ी वीरान सड़क पर झोल मार रही है। माज आगे से कहता है, क्या गारंटी है? तुम्हें छोड़ दिया तो यहाँ से जाकर सब कुछ पुलिस को बता दोगी। क्या हमें इतना बेवकूफ समझा है तुमने? वो मुसलसल गला दबा रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म ढीला पड़ने लगता है और कुछ ही मिनट में उसकी आखिरी सांसें भी बंद हो जाती हैं। अब अगला स्टेप था लाश को ठिकाने लगाने का। माज और उसके दोस्त ने फहमीना की लाश को एक कंबल में लपेटा और वहां ले गए जहां फहमीना का प्लॉट था, और उसे एक कोने में झाड़ियों में डालकर फरार हो जाते हैं। और फिर अगला स्टेप था फहमीना की मां को कॉल करना। कराची में मौजूद फहमीना की मां को मैसेज किया जाता है 2 करोड़ रुपए रैंसम अमाउंट। याद रहे, माज और आसिफ ने फहमीना को पहले ही मारकर उसका बेजान जिस्म ठिकाने लगा दिया था। 14 अक्टूबर बनी गाला इस्लामाबाद। माज पुलिस को उस जगह ले जाता है जहां उसने फहमीना को कंबल में लपेटकर फेंका था। यहाँ इस कदर स्मेल होती है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। थोड़ी ही देर में एक कांस्टेबल की नज़र कुछ खून के कतरों पर जाती है। भी वो जूतों के निशानात का पीछा करता है और उसे कंबल से बाहर निकला हुआ इंसानी पाँव नजर आता है। पुलिस टीम जल्दी जल्दी कंबल को खोलती है और अब पुलिस को फहमीना का बेजान जिस्म भी मिल जाता है। मास को फौरन मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका दोस्त आसिफ महमूद अब भी गायब था। पुलिस जगह जगह छापे मारकर आसिफ को भी ट्रैप कर लेती है। दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। 3 साल तक ट्रायल कोर्ट में केस चलता है। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद मुजरिम माज वकार को सजाए मौत, जबकि उसके साथी मोहम्मद आसिफ को उम्र कैद की सजा सुना देती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मुल्जिमान अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं। मुकदमा दोबारा चलता है। एविडेंस और विटनेस को अदालत में बुलाकर दोबारा सुना जाता है, लेकिन इस बार जो एविडेंस पेश किए गए वो कमज़ोर साबित हुए। विटनेस अदालत में दोबारा पेश होने से इनकार कर गए। और फिर होना क्या था? वही जो अदालतों में होता है। नाकाफी सबूत होने की वजह से प्राइम सस्पेक्ट वकार और मोहम्मद आसिफ दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्या सबूत ना होने का मतलब बेगुनाही मान लिया जाए? क्या नाकाफी सबूत मुजरिम के लिए एक लाइसेंस टू किल है? क्या ये सिस्टम की नाकामी थी या मुजरिमों की चालाकी? और आखिरी लाइन, जो लड़की रैंप पर चलते हुए हजारों नजरों का मरकज थी, उसका इंसाफ सिर्फ चंद सफ़ों की फाइल में गुम हो गया। आप इस क्राइम स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।